रेट की क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। हम विश्व के भूगोल के संदर्भ में रेट का अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो मुख्य रूप से है चट्टाने। चट्टानों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके, उन्हीं के लिए आप इसमें ध्यान से देखना कि क्या क्या प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चट्टान होती क्या है। चट्टानें भूपृष्ठ पर पाई जाती हैं। भूपटल पर पाए जाने वाली वे समस्त पदार्थ, भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातु नहीं है, भूपटल पर पाए जाने वाले वो समस्त पदार्थ जो धातु नहीं है, जो चिक्का मिट्टी की जैसे मुलायम हो सकते हैं, चिक्का मिट्टी के जैसे मुलायम हो सकते हैं या बालू मिट्टी के जैसे मुलायम हो सकते हैं तथा ग्रेनाइट के जैसे कठोर हो सकते हैं, वो चट्टानें कहलाती हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें धातु नहीं होते हैं, इसमें धातुओं की मात्रा नहीं होती है, या फिर वो चूना पत्थर की जैसे छिद्रमय हो सकते हैं, चूना पत्थर के जैसे छिद्रमय हो सकते हैं, या फिर ग्रेनाइट के जैसे कठोर हो सकते हैं, अप्रवेश्य हो सकते हैं। चूना पत्थर है वो प्रवेश्य चट्टान है और ग्रेनाइट है वो कठोर चट्टान है। वास्तव में अगर कहें हम कि चट्टानों का निर्माण खनिजों के मिश्रण से होता है, चट्टानों का निर्माण किससे होता है? खनिजों के मिश्रण या खनिजों का समूह ही क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। इसमें से कुछ चट्टानें ऐसे होती हैं जो एक खनिज प्रधान होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक खनिज प्रधान होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहु खनिज प्रधान होती हैं, कुछ ऐसी हैं एक खनिज प्रधान चट्टानें, दूसरी होती हैं बहु खनिज, बहु खनिज प्रधान चट्टानें। एक खनिज प्रधान चट्टानों के अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा संगमरमर आते हैं। याद रखना आपको, एक खनिज प्रधान चट्टानों के अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर अथवा संगमरमर आता है। यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एक खनिज प्रधान चट्टानें कौन सी होती हैं, तो आप क्या बताओगे? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर। इसके बाद बहु खनिज प्रधान चट्टानें, जिसमें ग्रेनाइट, क्वार्टज, फाल्सफेर, अभ्रक। बहु खनिज चट्टानों में ग्रेनाइट, क्वार्टज, फेल्सपार और अभ्रक आते हैं, और एक खनिज प्रधान चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर आते हैं। ये याद रखना है, एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस भूपटल पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 2000 खनिजों में से इस भूपटल के निर्माण में मात्र 24 खनिजों का योगदान है। मात्र 24 खनिज ऐसे हैं जिनको कहा जाता है बहुपटल निर्माण
खनिज कहा जाता है, भूपटल निर्माता खनिज कहा जाता है। इन 24 खनिजों में से भी कुछ खनिज हैं जो मात्र सिर्फ 6 खनिज ऐसे हैं जो मात्र अधिकांश भाग को कवर करते हैं, अधिकांश भाग को कवर करते हैं जिसे भूपटल बनता है। छह प्रमुख खनिजों के अंतर्गत पहले नंबर पर आता है फेल्सपार, दूसरे नंबर पे आता है क्वार्टज, तीसरे नंबर पे आता है पायराइसिस, चौथे नंबर पे आता है एम्फीबोल्स, पांचवें नंबर पे आता है अभ्रक और छठे नंबर पे आता है ओलिवियम। इसमें भूपटल में सबसे अधिक खनिज की मात्रा जो पाई जाती है, भूपटल में मुख्य जो खनिज हैं 6 खनिज हैं, जिसमें से फेल्सपार की मात्रा पहले नंबर पे होती है। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भूपटल पर रातल पर सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है, तो आप इसमें बताएंगे फेल्सपार, दूसरे नंबर पे आता है क्वार्टज और तीसरे नंबर पे आता है पायराइसिन। इनको आप अच्छी तरीके से याद रखना है, जिसमें भूपटल के खनिजों का निर्माता कहा जाता है। अब बात करते हैं तत्वों की। भूपृष्ठ अर्थात क्रस्ट पर प्रमुख 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितने? 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से मात्र 8 प्रकार के तत्व ही भूपृष्ठ यानी क्रस्ट के प्रमुख निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इनमें 98.59% भाग कवर करते हैं। ये 8 तत्व है, 98.59% भाग कवर करते हैं, जिसमें से प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन। पहला आता है इसके अंदर ऑक्सीजन, दूसरा जो तत्व है, दूसरा तत्व इसके अंतर्गत आता है दूसरा तत्व है सिलिकॉन। दूसरा तत्व है सिलिकॉन, तीसरा तत्व है एल्यूमिनियम, चौथा तत्व है लोहा, पांचवा तत्व है कैल्शियम, छठा तत्व आता है इसमें सोडियम, सातवां तत्व आता है पोटेशियम, और आठवां तत्व आता है मैग्नीशियम। इस प्रकार से याद रखना इनको। अगर प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि भूपृष्ठ पर सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं, तो ये 8 सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन 8 तत्वों में यानी संपूर्ण तत्वों में से सबसे अधिक कौन से तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो उसमें आप बताओगे ऑक्सीजन की सबसे अधिक प्रधानता पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, दूसरे नंबर पे तत्व आता है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पे आता है लोहा, पांचवें नंबर पे कैल्शियम, छठे नंबर पे सोडियम, फिर पोटेशियम और उसके बाद में मैग्नीशियम। इस प्रकार से भूपटल के निर्माण में 8 तत्वों का विशेष योगदान है। यदि खनिजों के बारे में पूछा जाए कि भूपटल के निर्माण में कौन से खनिजों का विशेष योगदान है, यानी सबसे अधिक खनिज कौन से पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? फेल्सपार। और तत्वों के रूप में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन बताओगे। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पे आती है
आग्नेय चट्टान, दूसरे नंबर पर अवसादी चट्टान और तीसरे नंबर पर रूपांतरण चट्टान, रूपांतरित चट्टान या कांतरित चट्टान, इसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं। इनका एक एक करके हम इनकी विशेषताओं और इनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। हाँ, तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले मैग्मा से इसका निर्माण होता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ था। आग्नेय यानी जिस चट्टान का निर्माण अग्नि से हुआ है वो आग्नेय चट्टान होती है। अब आग्नेय चट्टान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहली बात तो ये चट्टानें रवेदार होती हैं। दूसरी विशेषता ये परत विहीन होती हैं। तीसरी विशेषताएं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चौथी विशेषता इसमें खनिजों का निर्माण होता है। मुख्य जो खनिज हैं सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा, ये खनिज इसी आग्नेय चट्टान में से पाए जाते हैं। पांचवी विशेषता इनका निर्माण, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। पांचवी विशेषता क्या है इसकी? इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। इसमें इन्हीं चट्टानों का विघटन और वियोजन, इन्हीं चट्टानों के विघटन और वियोजन से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। अन्य चट्टान जैसे कांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पृथ्वी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें के रूप में जानी जाती है। इन चट्टानों को का विभाजन, ये जो चट्टानें हैं इनका विभाजन पढ़ेंगे हम आगे। उससे पहले एक बार फिर से बता देता हूं, ये चट्टानें रवेदार होती हैं, ये परत विहीन होती हैं, इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन्हीं चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण हुआ है। इनके विघटन और वियोजन से दूसरे चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे इसीलिए इस आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। चट्टानों आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। इसके दो भाग मानते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, एक तो आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक जो आग्नेय चट्टान है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला इसमें पातालीय आग्नेय चट्टान और दूसरा भाग है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अब इनके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान के दो भाग हैं, पातालीय और मध्य। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान के दो भाग मैंने बताए आपको। इसमें पहली है पातालीय आग्नेय चट्टान। पातालीय आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी उद्गार होता है और पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में मैग्मा का जमाव होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे पातालीय आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये चट्टानें पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में पाई जाती हैं, जो जमने से बहुत कठोर हो जाती हैं। गहराई में मिलने से ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं, इसलिए इसके जो रवे हैं, रवे बड़े आकार के बनते हैं।
रवे बड़े आकार के बनते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की गहराई में होती हैं और धीरे धीरे ठंडी होती हैं। तो इसमें एग्जाम में जो पूछे जाने वाला जो प्रश्न इसमें जो बनता है कि इसमें से कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं जो पाताली चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। तो इसमें से आप क्या बताओगे, क्या बताओगे? ग्रेनाइट, दूसरी बताओगे आप गेब्रो, और तीसरी आग्नेय चट्टान आप बताओगे डायोराइट। यहां यह प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पातालीय चट्टान है? गेब्रोड और डायराइट और ग्रेनाइट, ये तीन आग्नेय चट्टान, पाताली आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। पाताली का मतलब आप समझ गए हैं कि जो बहुत अत्यधिक गहराई में लावा के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो पातालीय आग्नेय चट्टान है। उसके बाद आती है दूसरी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान वो होती है जो भूगर्भ से जब लावा निकलता है तो वो पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में जहां दरारें होती हैं, छिद्र होते हैं या भ्रंश होते हैं, वहां पर वो आग्नेय चट्टान, आग्नेय लावा मैग्मा है जो प्रवेश करके अनेक रूपों के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण से एक दरारों में, छिद्रों में और भ्रंशों में जमा हो जाता है, जिससे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन से हैं ये आप अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनके उदाहरण आप देख सकते हैं कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में सबसे पहले जो बनती है उसमें से नाम आता है बैथोलिक। बैथोलिक चट्टान एक गुंदाकार आकृति के रूप में, जब मैग्मा गुंदाकार आकृति के रूप में बहुत मध्यवर्ती गहराई में जब मैग्मा गुंदाकार आकृति में जमा हो जाता है तो बैथोलिक चट्टान का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पे आती है लेकोलिथ। लेकोलिथ आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तीसरी चट्टान आती है लेपोलिथ। चौथी चट्टान आती है इसके अंदर हेकोलिथ। पांचवें नंबर पे आती है सील और छठे नंबर पे आती है डाइक। बैथोलिथ एक गुंदाकार आकृति के रूप में मैग्मा का जमाव होता है जिसका ढाल बहुत अत्यधिक तीव्र होता है। बैथोलिथ है ये परतदार चट्टानों के नीचे में इसका जमाव होता है, चट्टानों के ऊपर की ओर गुंबद की आकृति में उठा देता है। लेपोलिथ जो चट्टान होती है, लेपोलिथ चट्टान ये मुख्य रूप से एक तस्तरी के रूप में जमा हो जाती है, एक तस्तरी के रूप में बहुत गहराई में जमा हो जाती है, उसको लेपोलिथ बोलते हैं। फेकोलिथ होती है, इसमें अपनिति और अभिनितियों के रूप में जमा होती है फेकोलिथ। सील जो होती है, जब मैग्मा क्षैतिज रूप से जमा हो जाता है तो वो सील कहलाता है। और जो डाइक है वो लंबवत रूप में जब मैग्मा जमा हो जाता है उसको डाइक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आती हैं आपके सामने मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। इसके बाद नंबर आता है पातालीय चट्टानें। दो प्रकार की हो गई है, आंतरिक के बाद आता है दूसरे नंबर पर बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो बाह्य आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद लावा धरातल पर फैल जाता है, जिसको हम बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो बाह्य आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। बाह्य आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बेसाल्ट है। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टान, आंतरिक चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। रासायनिक आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। रासायनिक आधार पर आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं, एक है अम्लीय
आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान, और दूसरी जो होती है इसके अंदर क्षारीय आग्नेय चट्टान। जो अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% के लगभग होती है। सिलिका की मात्रा 65% से 85% तक होती है, और क्षारीय आग्नेय चट्टान में 45% से और 55% तक सिलिका की मात्रा पाई जाती है। अम्लीय आग्नेय चट्टान का मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट। अम्लीय आग्नेय चट्टान का मुख्य उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। याद रखना है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि अम्लीय आग्नेय चट्टान का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो आप क्या बताओगे? ग्रेनाइट। इसके अलावा और इसमें से पूछा जाए तो और भी उदाहरण आप बता सकते हो, जिसमें रायोलाइट, अगला उदाहरण आप बता सकते हो रायोलाइट और पिच स्टोन। रायोलाइट और पिच स्टोन। अगर पूछा जाए कि अम्लीय आग्नेय चट्टान कौन सी होती हैं, तो ग्रेनाइट बता सकते हैं, रायोलाइट बता सकते हैं, पिच स्टोन बता सकते हैं। क्षारीय आग्नेय चट्टान है, इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, और इसका प्रमुख उदाहरण है आप बता सकते हैं बेसाल्ट और गेब्रो। बेसाल्ट और गेब्रो आप इसका उदाहरण बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय चट्टान है, तो क्या बताओगे आप? बेसाल्ट और गेब्रो। और अम्लीय चट्टान में क्या बताओगे? ग्रेनाइट और रायोलाइट और पिच स्टोन। तो इस प्रकार से ये प्रमुख आग्नेय चट्टान थी। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का अध्ययन करेंगे। अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के बाद दूसरे प्रकार के चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें, जिसमें धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों का बना हुआ है, और शेष 25% भाग में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं और कांतरी चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टानों का मात्र 5% योगदान ही है, जबकि आग्नेय चट्टान का 95% योगदान है। आग्नेय चट्टान और कांतरी चट्टान का 95% योगदान है। भूपृष्ठ में याद रखना आपको कि धरातल का ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग जो धरातल है, इसमें अवसादी चट्टानों का 75% योगदान है, और भूपृष्ठ के निर्माण में अवसादी चट्टानों का 5% योगदान है। अब इस अवसादी जो चट्टानें हैं, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के विखंडन, वियोजन, वनस्पति और जीवों के अवशेषों के द्वारा होता है। इनकी उत्पत्ति किसी स्थान विशेष पर नहीं होती। अवसादी चट्टानें जिस स्थान पे पाई जाती हैं वो उनका मूल स्थान नहीं होता है, बल्कि वो दूसरे स्थान से किसी माध्यम के द्वारा, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा, पवन के द्वारा लाई गई होती हैं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम आकलन करते हैं। सबसे पहले तो इनकी विशेषताओं में देखते हैं कि अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। ये एक परत के बाद दूसरी परत का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें मुलायम होती हैं, उसको आसानी से कुचला जा सकता है। चिका मिट्टी की जैसी ये मुलायम होती हैं। अवसादी चट्टानें छिद्रदार होती हैं। प्रवेशी चट्टानें होती हैं, इसमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। छिद्रदार होती हैं, हवा प्रवेश कर जाती है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। विशेषता, इसकी बड़ी विशेषता है कि अवसादी चट्टानों में जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। आप अगली विशेषता इसमें है कि हम धरातल से जितना भी कोयला निकालते हैं,
जितना भी खनिज तेल निकालते हैं वो संपूर्ण अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। अगली विशेषता यह है कि ये चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। ये चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं, लेकिन आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं प्रकारों के बारे में। इसकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसके 3 भागों में विभाजन किया गया है। अवसादी चट्टानों के प्रकार या अवसादी चट्टानों के उदाहरण, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न को ध्यान से समझना है कि यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित, यांत्रिक क्रिया के द्वारा जैसे पवन द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित और जल द्वारा निर्मित। पवन द्वारा जो निर्मित है वो लोहेस का मैदान चिन्ह में पाया जाता है, जो हवा के द्वारा उड़ा करके दूसरे स्थान पर निक्षेपित की गई है वो लोहेस है। याद रखना है, लोहेस किसके द्वारा निर्मित है? पवन द्वारा निर्मित। हिमानी के द्वारा निर्मित जो अवसादी चट्टान है उसको बोल्डर क्ले कहा जाता है। जल द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जल द्वारा निर्मित कौन सी अवसादी चट्टान है, तो आप याद रखेंगे बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर है वो जल द्वारा निर्मित है, बोल्डर क्ले है वो हिमानी द्वारा निर्मित है और पवन द्वारा निर्मित लोहेस का मैदान है। इसको याद रखना है। अगली आती है जैविक तत्वों द्वारा निर्मित। जैसे जीव जंतु, मैंने बताया था कि अवसादी चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, तो इन अवशेषों से भी चट्टानों का निर्माण हुआ है। जैसे जीवों के द्वारा निर्मित चट्टान कौन सी है जिसमें जीव जंतुओं का सिर्फ योगदान है, उसमें आता है चूना पत्थर। जीवों द्वारा निर्मित चट्टानों में किसका निर्माण हुआ है? चूना पत्थर का और खड़िया पत्थर का। याद रखना है कि चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, लेकिन वो किसके द्वारा निर्मित है? जैविक जीव जंतुओं के द्वारा। पेड़ पौधों द्वारा निर्मित क्या है? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला और खनिज तेल। ये किसके द्वारा निर्मित है? पेड़ पौधों के द्वारा। ये अवसादी चट्टान है। इसमें से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। रिट के एग्जाम में से प्रश्न आएंगे इसमें। रासायनिक तत्वों द्वारा, जिसमें रासायनिक तत्वों का योगदान है, वो कौन सी चट्टान है? डोलोमाइट। याद रखना है, जो रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित है। सेंधा नमक रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित है। जिप्सम रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित है और चूना पत्थर ये भी रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित है। इसको याद रखना है, डोलोमाइट, सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर किसके द्वारा निर्मित है? रासायनिक तत्वों द्वारा। तो इस तरीके से जीव जंतु द्वारा निर्मित कौन सी चट्टान है? आप बताओगे चूना पत्थर, खड़िया और पत्थर। इसके द्वारा हिमानी द्वारा निर्मित बोल्डर क्ले, पवन द्वारा लोहेस, जल द्वारा बलुआ पत्थर। तो इसकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किसके द्वारा कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है। ये सब चट्टानें कैसी हैं? अवसादी चट्टानें हैं। अब इसके बाद आती है कायंत्री चट्टान, जो तीसरी चट्टान है। कायंत्री चट्टान आग्नेय चट्टानों से और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण है। आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टानों का रूपांतरित रूप होती है कायंत्री चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें। इनका रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान का, दबाव का और जल का। इनमें आपस में क्रिया होती है, उस क्रिया के द्वारा ये रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर माने तापमान, जब पृथ्वी के धरातल से मैग्मा बाहर निकलता है एक नली के द्वारा, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसके संपर्क में आने वाली, इस नली के संपर्क में आने वाली पास की जो चट्टानें हैं वो तापमान के कारण से अपना रूप बदल देती हैं, गुण बदल देती हैं, घनत्व बदल देती हैं, विशेषताएं बदल देती हैं, आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब चीजें किसके कारण हुई? तापमान के। जब कोई भी आग्नेय चट्टान तापमान के संपर्क में आती है या अवसादी चट्टान को तापमान के संपर्क में आती है तो उसके रूप, गुण, घनत्व, विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही जब धरातल के ऊपर और धरातल पर चट्टानों में कायांतरण,
चट्टानों में कायांतरण देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें स्वयं रूपांतरित हो जाती हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले हम आग्नेय चट्टानों के बारे में। यहाँ पर देखिए आग्नेय चट्टान है, मैंने यहाँ लिखा है आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। गेब्रो आग्नेय चट्टान है। अब इसका रूपांतरण होता है ताप, दाब और जल की प्रक्रिया के द्वारा इसका रूपांतरण होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है किसमें? नाइस के अंदर। बेसाल्ट का रूपांतरण होता है एम्फीबोलाइट में। बेसाल्ट किसमें बदल जाती है? एम्फीबोलाइट में बदल जाती है। और गेब्रो सर्पेंटाइट के अंदर बदल जाती है। ये रूपांतरण किसमें हुआ है? आग्नेय चट्टानों में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रूपांतरित आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो उसमें नाइस, एम्फीबोलाइट या सर्पेंटाइट का किसी का नाम भी हो सकता है। या फिर इसमें दूसरा प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में आग्नेय चट्टान कौन सी? इसमें दो फायदे होने वाले हैं आपको एक तो ये पता चलेगा कि आग्नेय चट्टान कौन सी है और फिर वो रूपांतरित चट्टान किसमें बदल रही है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में रूपांतरण। अवसादी चट्टानों में रूपांतरण। अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में कायांतरण कैसे होता है? अब पहले तो ये जानना जरूरी कि अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, शेल है ये अवसादी चट्टान है, शेल, स्लेट और कोयला अवसादी चट्टान है। अब इनका रूपांतरण होता है अगली चट्टान में। रूपांतरण कैसे होता है? बलुआ पत्थर का रूपांतरण किसमें हो गया? क्वार्ट्जाइट के अंदर। याद रखना है बलुआ पत्थर किसमें बदला है? क्वार्ट्जाइट में बदला है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। सेल, स्लेट है ये स्लेट में बदल जाती है। सेल किसमें बदलती है? स्लेट में बदल जाती है। और कोयला ग्रेफाइट और हीरा के अंदर हीरा में बदल जाता है। तो आप एक बार देखिए अवसादी चट्टान कौन कौन सी है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल और कोयला। अब बलुआ पत्थर का रूपांतरण किसमें हुआ है? क्वार्ट्जाइट में। चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में। सेल का रूपांतरण स्लेट में और कोयला का रूपांतरण हीरा और ग्रेफाइट के अंदर हो गया है। इसी प्रकार से आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी? अब इसमें आग्नेय चट्टान कौन सी है और अवसादी चट्टान कौन सी है, इनके बारे में और इनके रूपांतरित चट्टान के बारे में। रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान यानी कायांतरित चट्टान पुनः कायांतरित होती है। उसका एक रूप था दूसरे रूप में बदली। जैसे सलेट। सलेट किसमें बदल गई? शिस्ट में। सलेट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। शिस्ट है वो भी कैसी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। ये किसमें बदल जाती है? शिस्ट फाइलाइट में बदल जाती है। फिर से देखिए सलेट शिस्ट में बदल जाती है और शिस्ट किसे? फाइलाइट में बदल जाती है। यहां सलेट का रूपांतरण हुआ, सलेट रूपांतरित चट्टान है किसमें? शिस्ट में। और शिस्ट का पुनः फिर रूपांतरण होता है वो किसमें बदल जाती है? फाइलाइट में। तो इस प्रकार से ये हमने टॉपिक पढ़ा है चट्टानों के बारे में। अब ये चट्टानों का टॉपिक रिट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने रिट वाले फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी रिट के टॉपिक हैं वो आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई समस्या हो टॉपिक से संदर्भ में तो आप कमेंट में लिखिए।